आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की और हम बात कर रहे हैं राजस्थान की। विधायक दल की बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री राजस्थान का, ये कुछ घंटों के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज राजस्थान में किसी सांसद से, किसी विधायक से पूछिए कि किस नाम को आप प्रबल मानते हैं, तो वो शायद आपको ऑन कैमरा तो बिल्कुल भी नहीं, लेकिन पीछे ऑफ रिकॉर्ड भी कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आज नाम लेने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी हमने प्रयास किए कुछ नेताओं से बात करने की, तो आपको सुनाते हैं। प्रदेश अध्यक्ष हैं सीपी जोशी, वो क्या कह रहे हैं। इनके अलावा राज्यसभा के सांसद विधायक हैं किरोड़ीलाल मीणा, इंटरेस्टिंग बातें कही इन्होंने, तो सुनिए जरा ये किसकी दावेदारी बता रहे। माननीय पर्यवेक्षक आज पहुंच जाएंगे दिन में, उसके बाद बैठक होगी और शाम को 5 बजे तक सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएगी। किसका सीएम बनना लग रहा है आपको? 5 बजे ध्यान में आ जाएगा। आप भी बन सकते हैं? नहीं, मैं इस रेस में नहीं हूँ। विधायक दल की बैठक आज होनी है और राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन, बड़ा सवाल। इस समय किरोड़ीलाल मीणा हमारे साथ मौजूद हैं। कौन होने वाला है मुख्यमंत्री डॉक्टर साहब? वो तो मोदी जी ही जाने, सेंट्रल पार्लियामेंट बोर्ड जाने। मैं क्या कोई भी बताने की स्थिति में नहीं है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देखने के बाद क्या लग रहा है, राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री होने जा रही हैं? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो हुआ है, जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था, वही यहाँ पर होगा। कौन होगा वो या तो मोदी जी जानते हैं या भगवान जानता है। ये बताया जा रहा है कि महिला में अनीता बदेल का नाम सबसे ज़्यादा है, एससी से है, बहुत पुरानी विधायक हैं, और सिद्धि कुमारी भी हैं क्योंकि वो वसुंधरा के करीबी हैं। तो आपको लग रहा है कि महिला विधायक के तौर पर ये नाम आ सकते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता, आप भी नहीं कह सकते, पूरा देश का मीडिया नहीं कह सकता, और जो राजनीति के चाणक्य वो भी नहीं बता सकते, क्योंकि इट इज़ वेरी मच डिफिकल्ट टू जज द माइंड ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। अब जो बातें किरोड़ीलाल मीणा कह रहे हैं, देखिए कुछ हद तक तो वो सही है। उन्होंने जैसे कहा कि केवल मोदी जी जानते हैं या फिर ईश्वर जानता है कि कौन होगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का अनुभव तो यही बता रहा है, जिस तरीके के नाम जो हैं वो सामने आए हैं। लेकिन आइए अब जरा कुछ और नामों की हम लोग बात करें। ये चर्चाएं बहुत हैं कि महिला मुख्यमंत्री राजस्थान को मिल सकती है। एक जगह पर एक आदिवासी समाज का मंत्री मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, दूसरी ओर ओबीसी समाज से। तो यहाँ पर कोई सवर्ण महिला भी हो सकती है, कोई दलित महिला भी हो सकती है, और बहुत सारे नाम हैं ऐसे। अनीता बदेल जिनकी हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे हैं, वो आरएसएस बैकग्राउंड की भी हैं, इसके अलावा दलित समुदाय से आती हैं। दिया कुमारी बात करें तो महिला होने के साथ साथ राजपूत समाज से भी आती हैं, वसुंधरा राजे की तरीके से। कल एक और नाम चर्चा में आया था थोड़ी देर के लिए, सिद्धि कुमारी का, वो बीकानेर राजघराने की हैं और 4 बार की वो विधायक भी हैं। लेकिन इन तमाम नामों के बीच क्या कोई आप ऐसी क्वालिटी पिछले 2 नामों में छत्तीसगढ़ और एमपी में देख पाए कि जो हम यहाँ पर जोड़ सकें या ऐड कर सकें किसी के पोर्टफोलियो में, अनुभव को लेकर के हो, सांगठनिक जो पृष्ठभूमि रही है वो हो? देवेंद्र। सौरभ, सबसे पहली चीज़ और सबसे पहला फैक्टर जो ध्यान में रखा गया वो ये कि आप कास्ट इक्वेशन, कम्युनिटी के इक्वेशन पे आपको फिट होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में ट्राइबल, मध्य प्रदेश में ओबीसी। दूसरा क्राइटेरिया कि एकदम से नए नहीं होने चाहिए, आपके पास संगठन का भी कुछ अनुभव होना चाहिए, और संघ परिवार से आप, मूलतः संघ परिवार से आप होने चाहिए। दोनों ही केस में आपको दिखा। तीसरी चीज़ कि ऐसा नहीं है कि एकदम से नए नवेले विधायक को यह मौका दे दिया जाए, जैसे बहुत सारे लोग चर्चा कर रहे थे कि एक बार के व्यक्ति को भी दिया जा सकता, वो भी काम नहीं किया गया। कुछ प्रशासनिक अनुभव भी हो, दोनों केस में आप देखें। विष्णुदेव साय का तो खैर जवाब ही नहीं है। मोहन यादव की अगर बात करें तो वो भी मंत्री रह चुके हैं पिछली सरकार में, उच्च शिक्षा मंत्री। इन सारे पैरामीटर्स के आधार पर देखें तो वही पैटर्न राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक चीज़ सौरभ, जो वसुंधरा के बारे में आप उस समय पहले कह रहे थे जी। वसुंधरा राजे सिंधिया को चुनाव से पहले प्रोजेक्ट करने में पार्टी को ज़बरदस्त फ़ायदा होता, तब पार्टी ने जब उस काम को नहीं किया तो इतना नुकसान उठा के अब पार्टी वो करेगी, इसकी तो दूर दूर तक संभावना नजर नहीं आती। नहीं, आपने एक बात जो कास्ट फैक्टर बताया, आरएसएस और बीजेपी से जो एक लंबा बैकग्राउंड होना चाहिए, 2 बातें, और कुछ प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। इसमें जातीय फैक्टर में राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर दलित कम्युनिटी से आने वाला व्यक्ति, वो आपको फिट बैठता हुआ महसूस होता है या नहीं, या फिर कोई और सवर्ण? और सवर्णों में सौरभ एक बड़ी दिक्कत क्या है, जैसे कुछ जातियों को लेके आपको बहुत सारे लोग ये कह देंगे, फॉर एग्जांपल जैसे राजपूत की अगर बात करें, राजपूत की आबादी राजस्थान में 4थे नंबर पे है जनसंख्या के हिसाब से,
और पहले जैसे ये उदाहरण देना कि भैरव सिंह शेखावत थे, भैरव सिंह शेखावत जब थे तो उनके संघ के नेता के तौर पे उन्होंने ओबीसी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा जोड़ा था बीजेपी के साथ, बाबोसा के नाम से उनको लोकप्रिय रहते थे और ओबीसी उनके पीछे खड़ी रहती थी। आज जाति की जो राजनीति है वो इतनी तीखी कर रहा है विपक्ष कि वहाँ पर उस तरह के एक्सपेरिमेंट को करना पार्टी एक बार नहीं 10 बार सोचेगी ज़रूर, क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति आप देख रहे हैं कि वो कहाँ लेकर जा रहे हैं पॉलिटिक्स को, उस रूप में कि अधिकारियों तक की जाति की बात अब पूछ रहे हैं। 15 साल पहले कौन पूछता था इस बात को, 10 साल पहले कौन पूछता था। तो जब पॉलिटिक्स वहाँ पे चली गई हो तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी पार्टी के लिए फूंक फूंक कर कदम रखना जातिगत समीकरण पे कितना ज़रूरी हो जाता है। राजस्थान में राजपूत वर्सेस जाट एक राइवलरी रहती है क्योंकि डोमिनेंट कास्ट है, गुज्जर और मीना में भी ये समस्या रहती है। तो वहाँ पर आपको एक फैक्टर देना होगा कास्ट न्यूट्रलिटी। दलितों को लेकर वैसा रिएक्शन नहीं हो सकता जो कि राइवलरी वाली है। दूसरी चीज़ कि अगर कास्ट न्यूट्रल हो तो ज़्यादा मुफीद बैठता है। और जब आप महिला का चयन करते हैं सौरभ ओवरऑल, तो महिलाओं में फिर कास्ट नगण्य हो जाता है। महिला होना ही, जैसा पीएम मोदी खुद ये मानते हैं कि वो अपने आप में एक जाति है। पब्लिक नरेशन में भी ये रहता है कि अगर महिला हैं तो वही फैक्टर ज़्यादा डोमिनेंट रहता है, कास्ट पीछे छूट जाता है। तो अब पहले कास्ट फैक्टर की बात कर लें समीर जी, तो आपके लिहाज से किस कम्युनिटी को आप मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करना बीजेपी के लिए बेहतर साबित होगा? देखिए, राजस्थान के राजनीति में अगर कास्ट पॉलिटिक्स देखें कि कोई नेता जो सभी कास्ट को संभाल सकता है, मुझे लग रहा है वसुंधरा से बड़ा नेता कोई नहीं रहा। वो राजपूतों को भी साधा उसने, गुर्जर भी उनके संग रहे और जाट भी उनके साथ जुड़ा रहे। तो राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा एक ऐसा चेहरा रही जो सभी कास्ट को संभालती रही है। लेकिन जब ये तय है कि लगभग वसुंधरा को प्रदेश की राजनीति के अंदर स्पेस नहीं दिया जा रहा है, मुख्यमंत्री नहीं बनेंगी, तो मुझे लग रहा है कि अब देखिए, आप तीन, अगर दोनों राज्यों को आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का, तो छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बना है, मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी मुख्यमंत्री बना है। उन दोनों प्रदेश के अंदर महिला का प्रतिनिधित्व कहीं पर भी नहीं है, ना उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनी है दोनों राज्यों में। तो मुझे लग रहा है कि इसमें यहाँ पर महिला की एक उम्मीदवारी, बहुत दावेदारी बढ़ जाती है। या तो महिला मुख्यमंत्री बनेगी या महिला कोई उप मुख्यमंत्री बनेगी, लगभग तय है। अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो दिया कुमारी का एक बड़ा नाम आ रहा है, लेकिन फिर वही है कि राजपूत है, तो ऐसी स्थिति में जाट उनके साथ नहीं जुड़ेंगे। और दिया कुमारी के साथ सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आ रहा है कि वो संघ परिवार से नहीं जुड़े। उनके पिताजी कांग्रेस से सांसद रहते थे, भवानी सिंह, और कांग्रेस के सांसद रहते उन्होंने संघ के प्रचारकों के लिए जिस शब्द का और भाषा का प्रयोग किया था, मुझे लग रहा है वो संघ अभी तक भूला नहीं है। तो दिया कुमारी के इसमें अगर सबसे बड़ा कोई रोड़ा आएगा तो उनके पिता का जो व्यवहार रहा है संघ के साथ, वो एक बड़ा होगा और संघ पृष्ठभूमि से ना आना भी रहेगा। इसके अलावा कई और नाम चल रहे हैं। दिलावर सिंह का एक नाम जरूर मुझे ऐसा लग रहा है कि मदन दिलावर जो है, रामगंज मंडी से दलित विधायक है, वसुंधरा सरकार में मंत्री रहे, संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। मुझे लग रहा है इनका नाम एक दलित में चल सकता है। इसके अलावा जोगेश्वर गर्ग है एक, उनका नाम भी जालोर से विधायक है, वो दलित पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके नाम की भी मुझे संभावना लग रही है। लेकिन मुझे लगता है कि जब दो राज्यों में अगर आदिवासी और ओबीसी दे दिया है तो राजस्थान के अंदर मुझे लग रहा है कुछ सवर्ण बनेगा। या तो कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बन सकता है या कोई ऐसा व्यक्ति बनेगा जो सभी जातियों को साथ के चले। तो ब्राह्मणों में कौन से नाम आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष है, सीपी जोशी हो सकते हैं, कोई दूसरा ब्राह्मण छुपा रुस्तम निकल सकता है। जो कल 115 नाम तो पढ़े होंगे, मुझे यकीन। बिल्कुल, और मुझे तो कल जब से मध्य प्रदेश का नाम आया उसके बाद मुझे सब 115 नामों में ही मुख्यमंत्री नजर आने लगे थे कि हो सकता है इनमें से कोई बने। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ब्राह्मण की संभावना मध्य प्रदेश, राजस्थान के अंदर ज्यादा है, जिनको आप कास्ट न्यूट्रल। लेकिन एक किरोड़ीलाल मीणा के बारे में एक बात जोड़ना चाहता हूँ, किरोड़ीलाल मीणा के बारे में, कि किरोड़ीलाल मीणा को जरूर कोई जिम्मेदारी मिलेगी। हो सकता है उन्हें वहाँ का स्पीकर बनाया जाए, किरोड़ीलाल मीणा को, वो स्पीकर वहाँ बन सकते हैं। जी जी। इसमें एक चीज़ सौरभ और है कि जैसे ब्राह्मण के बारे में कास्ट न्यूट्रलिटी, उस खांचे में वो बिल्कुल फिट बैठते हैं। और पिछला बीजेपी का आप इक्वेशन भी देखें तो आपको समझ में आ गया कि प्रदेश अध्यक्ष कौन, राजपूत, नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, इस तरह का गठजोड़ करने की कोशिश की गई थी, इस तरह की मैसेजिंग करने की कोशिश की गई थी कि अलग अलग जाति के 3 बड़े चेहरे। और दूसरी चीज़ कि दिया कुमारी के बारे में समीर जी ने जो कहा, उस बैकग्राउंड में और पिछले 3 साल में उसमें एक बड़ा फर्क नज़र आया सौरभ। पिछले 3 साल में ऐसा हुआ कि सिटी पैलेस में संघ की कई बैठकें हुई हैं और दिया कुमारी ने संसाधन दिल खोलकर खर्च किया संघ की बैठकों के लिए। संघ ने भी पिछले 2-3 सालों में जिस प्रकार से प्रोजेक्शन करना शुरू किया, संघ के वैसे लोग जो कि वसुंधरा राजे सिंधिया से बड़े आहत रहते थे, चोटिल रहते थे, उनको ऐसा लगा कि उस महारानी के पीछे इनको खड़ा किया जा सकता है एक चेहरे के तौर पे। लेकिन वो इतना खड़ा कर दें कि वो मुख्यमंत्री बन जाएंगी, इसमें मुझे संदेह है। आपको महिला होना ये पहली क्वालिफिकेशन लग रही है राजस्थान के लिए, या फिर जातीय समीकरणों में फिट बैठना? देखिए, अगर आप देखें बीजेपी की जितनी भी स्टेट्स है, अभी तो कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं है। और ये एक फैक्टर ज़रूर होगा क्योंकि प्रधानमंत्री 2024 को तो टारगेट डेफिनेटली कर रहे हैं,
दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि वो यंगर फेसेस को प्रेफरेंस दे रहे हैं, जो कि अभी हमने देखा मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। और तीसरा फैक्टर मुझे ये भी लगता है कि हाँ, कोई ऐसी महिला जो सारे कास्ट को, या तो कास्ट न्यूट्रल हो या सारे कास्ट को साथ में लेके चले। लेकिन महिला फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर होगा। मैं बिल्कुल समीर जी के साथ एग्री करती हूँ कि उप मुख्यमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, कोई एक तो महिला ज़रूर बनेगी, क्योंकि एक वुमेन का जो वोट है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है प्रधानमंत्री का। इनफैक्ट इन्होंने भी अभी कहा कि महिला की अपनी जाति है, वो ये मानते हैं। और हर बार इनफैक्ट अभी जब उन्होंने विकसित भारत की जो कैंपेन की थी, पूरे भारत के लोगों से जुड़े थे वेबिनार में, तो आपने देखा होगा उन्होंने महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा बात की और महिलाओं पे फोकस करके कहा कि हाँ, ये महिला अपने आप में एक जाति है। तो मुझे लगता है विमेन फैक्टर जो है डेफिनेटली राजस्थान में काम आएगा। हर्षवर्धन जी तो कह ही रहे हैं कि मतलब दिया कुमारी के चांसेस काफी ब्राइट नहीं, निश्चित तौर पर। और महिला मुख्यमंत्री, चूंकि आप जब देखें तो प्रतीक के तौर पर भी, आप जब चेहरे के तौर पर कहते हैं, ये सच है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आज महिला मुख्यमंत्री नहीं है। वसुंधरा राजे होती तो वो महिला मुख्यमंत्री रहती, लेकिन वो कभी सरकार ले नहीं आ पाई, कभी उनकी इतनी क्षमता नहीं रही कि वो भारतीय जनता पार्टी को दोबारा सत्ता में ले आ पाए। मेरा एक ये भी मानना है, देखिए जब इस तरह की राजनीति होती है तो हर तरह की चर्चा शुरू होती है। फॉरवर्ड कास्ट जो पूरी तरह से जाति गोलबंदी में भारतीय जनता पार्टी के पीछे आंख मूंद कर खड़ा रहा है, उसको भी ये लग रहा है कि अच्छा चलो भाई 3 राज्य जीते हैं तो कहीं तो हमारी दावेदारी भी होगी। तो मुझे ये लगता है कि महिला कास्ट न्यूट्रल हो जाता है, बावजूद इसके ज्यादा संभावना किसी सवर्ण की बनती है। अब वो सवर्ण महिला होगी या सवर्ण पुरुष होगा, इस पर जरूर आप कह सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इधर ही जाएगा। दूसरी तरफ शायद राजस्थान में चुनाव नहीं होने जा रहा है। और हर्षवर्धन जी ने साहब जिस दिन ये कह दिया था कि अश्विनी वैष्णव में वो मुख्यमंत्री की संभावना नहीं देखते, दिया कुमारी में देखते हैं, तो उसके बाद तो दिया कुमारी ये कैंडिडेचर को लेकर इनकी राय में कोई फर्क नजर नहीं आता। नहीं, और अगर आप ध्यान से देखें, जो आपने कहा ना, आपने कहा संघ की बैठकें पिछले 10 सालों में 2013 से 2023 में, अब इस बार का मुझे ध्यान नहीं, पिछली बार तो चूंकि जयपुर चुनाव करने के लिहाज से भी गया था, तो उन्हीं के घर में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था। इस बार का मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैं वहां गया नहीं था। इस बार भी था। तो आप अगर देखें तो पार्टी संगठन के निर्देश के अनुसार चलने का काम कोई कर रहा है, तो उस नेता के तौर पर यह है। लेकिन सौरभ, एक बात कहना चाहूंगी कि चाहे हम कितना विश्लेषण करें, सारे पत्रकार, बड़े से बड़े और छोटे से छोटे, मैं बहुत छोटी पत्रकार हूं, लेकिन सारे विश्लेषण फेल हो जाते हैं जहां पे नरेंद्र मोदी जी का जब वो देखते हैं कि किसको बनाना है किसको नहीं बनाना है, वही डिसाइड करते हैं। बाकी सारे विश्लेषण, ये तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अलग अलग नामों की बात करने से फायदा ये होता है कि जो नाम निकल करके आएगा, आप वो चुनाव क्यों हुआ उस पर अच्छे से नहीं। और जैसे एक बात है, जैसे हम लोग कई बार कहते हैं ना, चौंका दिया। अब 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है। मोहन यादव जी जैसे ढेर सारे लोग होंगे जो 2 बार 3 बार के विधायक हैं। अब ऐसे में ये कहना कि कोई आदमी एकदम नया आ गया, ये ठीक नहीं होता। दूसरा, अगर हम इसको दूसरी तरह से देखें तो भाजपा संगठन वाली, कैडर वाली पार्टी है, संघ के वैचारिक पृष्ठभूमि वाली पार्टी है। अगर उसमें ऐसे लोगों को मौका मिलता है तो दूसरे को भी लगता है ना यार कि चलो ठीक है, राजघराने की तरह कोई नहीं होगा, या राजशाही की तरह या किसी परिवार की तरह नहीं होगा कि यही बनेगा। कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, कोई भी मंत्री बन सकता है। तो लोगों में एक तरह से कहें कि दूसरे तरह का उत्साह आता है, और कम से कम नरेंद्र मोदी अभी इस भावना को पूरी तरह से कैटर कर रहे हैं। सबसे बड़ा टेक अवे सौरभ यही होता है। बीजेपी के लिहाज से आप देखें कि हर कार्यकर्ता, हर नेता अपने आप को बड़ी भूमिका में देख सकता है, कोई भी बन सकता है और कोई भी हट सकता है। ये मैसेज भी वैसे ही है, जिस प्रकार से बड़े बड़े लोगों को इस्तीफा करा के विधायक बना दिया गया, तो ये मैसेज तो काम करने के तरीके को बता रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी में क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। और लोकतंत्र के लिहाज से ठीक भी है ना, अगर लोकतंत्र के लिहाज से देखें तो हर किसी के लिए संभावना अच्छी बात है। लेकिन ये भी तो पार्टी देखती होगी ना कि जो नाम हम दे रहे हैं, ऐसे तो नहीं आप केवल 5 साल के लिए किसी को दे रहे हैं, उससे आप ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई तुम उनको दोबारा सत्ता में लेकर के भी आओगे। जब संगठन को लेकर सौरभ, पीएम मोदी ने पहली जब बैठक की थी जिसमें उम्र को लेकर उन्होंने कहा था, तब उनका यही कहना था कि अब नीचे तक, ग्रासरूट लेवल तक और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, इसमें आपको ऐसी पौध खड़ी करनी है जो कि बीजेपी को अगले 15 से 20 साल तक नेतृत्व देंगे। और ये संगठन में भी होना चाहिए, सरकार में भी होना चाहिए। उसके बाद आपने देखा कि देश भर में बीजेपी के अध्यक्षों की औसत उम्र को निकालें तो 50 के आसपास। अच्छा देखें, राजनाथ सिंह जो है पहुंच चुके हैं जयपुर, और वसुंधरा राजे सिंधिया और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दोनों उनको वहां पर लेने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख रहे हैं
राजनाथ सिंह पर्यवेक्षक के तौर पर आए हैं और सबसे हैवीवेट नेता लेवेंद्र लगातार बता रहे हैं वो राजस्थान ही भेजे गए हैं। राजनाथ सिंह चूँकि वो जो भी नाम वहाँ पर वो लेकर के गए होंगे और उनका अपना कद ऐसा है कि वहाँ पर किसी किस्म का उस नाम के आगे कोई नेता टिप्पणी करे, नाराज़गी जाहिर करे, ऐसी कोई बात होगी नहीं। तो जयपुर पहुंच चुके हैं राजनाथ सिंह और आप देखें तो थोड़ी देर में फिर बैठक ये शुरू हो जाएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सीपी जोशी, यही दोनों, क्योंकि सबसे सीनियर नेता यही हैं वहाँ पर, तो ये दोनों जो है रिसीव करने के लिए उनको एयरपोर्ट पर पहुँचे हुए हैं। समीर जी, ये भी इस तस्वीर में भी कुछ छुपा है क्या? बिल्कुल, देखिए, एक तो सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष, वसुंधरा सबसे बड़ी नेता रही है और राजनाथ सिंह से अध्यक्षीय कार्यकाल में उनका एक बेहतर संबंध भी रहा है। बड़ी नेता है वसुंधरा राजे, मुख्यमंत्री की अभी भी दावेदार है। मुख्यमंत्री अब लगभग ये तय है कि वसुंधरा नहीं बनेगी, लेकिन जिस तरीके से चौंकाने वाले निर्णय लेते हैं, हो सकता है 2024 के लोकसभा चुनाव तक वसुंधरा को फिर मुख्यमंत्री बना दिया जाए, क्योंकि वही एक प्रदेश की ऐसी नेता है जो तीनों जातियों को, जातिगत समीकरण को, राजस्थान को बेहतर तरीके से समझती है। मुझे लग रहा है कि वसुंधरा भी दावे दोनों ही कर रहे होंगे। बिल्कुल, दोनों राजे भी, सीपी जोशी भी, और अब तो सभी विधायक उम्मीद कर रहे होंगे कि शायद हमारा नाम स्टेज से बोल दिया जाए और हमें सामने जाना पड़े। कल के बाद तो सभी विधायकों को लग रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिर भी वसुंधरा की जिस हिसाब से एक्टिविटी रही है, पार्टी को उन्हें नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल रहा होगा। हालांकि पार्टी ने निर्णय ले लिया उन्हें कि नहीं मुख्यमंत्री बनाना है। अब कौन बनेगा ये आज राजनाथ सिंह कुछ ही घंटे में बैठक के बाद सार्वजनिक नाम आ जाएगा। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस बार, लेकिन आप एक बात देखिए, जिस हिसाब से छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में दोनों जगह स्पीकर ठाकुर बने, वहाँ रमन सिंह बने हैं, मध्य प्रदेश में नरेंद्र सिंह तोमर बने, तो मुझे लगता है कि इस बार कम से कम स्पीकर वहाँ पर ठाकुर नहीं होगा। स्पीकर मुझे लगता है कोई ओबीसी या पिछड़ी जाति का बनेगा। समीर जी ने ये कहा तो अभी मेरे पास एक मैसेज आके गिरा है, लाइटर नोट पे उसको बताऊं कि वहाँ आदिवासी मुंडा जी गए तो विष्णुदेव साय बन गए, यहाँ ओबीसी खट्टर जी गए, हालांकि ओबीसी के तौर पर देखेंगे या खत्री के तौर पर देखेंगे ये है, वो तो वहाँ आप मोहन यादव को देखते हैं। अब राजनाथ सिंह गए हैं मुख्य भूमिका में, तो कौन बन सकता है इसका भी एक अनुमान लगाया जा सकता है, हालांकि ये लाइटर नोट पे है। बिल्कुल। अरे देखिए, लेकिन राहुल गांधी का भी एक स्टेटमेंट आया, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने ओबीसी मुख्यमंत्री दिया, हमारा मुख्यमंत्री भी ओबीसी था, मोदी जी भी ओबीसी हैं, लेकिन पूरे सिस्टम के अंदर, सरकार के स्ट्रक्चर के अंदर कितने ओबीसी हैं, ये बड़ा सवाल है और इसका जवाब देने से भारतीय जनता पार्टी बचती रहती है। तो एक जगह आपने ट्राइबल को मुख्यमंत्री बना दिया, एक जगह आपने ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद भी राहुल गांधी ओबीसी को लेकर, जाति को लेकर बीजेपी पर हमला करने से चूक नहीं रहे हैं। अभी भी उनका जो निशाना है वो ओबीसी है, जो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि भाई राहुल गांधी नहीं अपने टारगेट से हटने वाले कम से कम। बिल्कुल सौरभ, और जब विपक्ष की पॉलिटिक्स इस लेवल की चली गई हो तो वहाँ पर कैसे संभव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस मसले को लेकर बहुत सतर्क ना हो। और अशोक गहलोत, हम सभी जानते हैं कि ओबीसी कम्युनिटी के हैं, उनको हटाने के बाद आप वहाँ पर कास्ट को लेकर उस फैक्टर पर ध्यान ना दें, इस बात की संभावना बहुत कम है। ये ज़रूर बीजेपी की ये कोशिश रहेगी कि कास्ट फैक्टर को भी उसी रूप में साधा जाए, ताकि जो नैरेटिव ख़राब चला जाए वो आशंका ना रहे कि शुरू में जो एक मैसेज चला जाता है वो ख़राब ना चला जाए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब फैसले लेते हैं तो ये ठीक बात है कि हम लोग जब बात करते हैं कि जाति कोई क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन वो कहने की बातें होती हैं, ज़मीन पर होता है। बिल्कुल ज़मीन पे आपको ध्यान रखना ही होगा, क्योंकि उस सेंटिमेंट को आप एकदम से इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसे हरियाणा का आपको उदाहरण दिया जाएगा कि मनोहर लाल खट्टर को बनाया गया, जाट तो नहीं है, वहाँ जाति के खांचे में ही वो फिट बैठ रहे थे कि आपको नॉन जाट पॉलिटिक्स करनी, बिल्कुल, क्योंकि जाटों के बारे में पता था आपको कि आपके पास नहीं आ रहा है। तो ये इक्वेशन हर जगह इसका ध्यान में रखा जाता है और राजस्थान में भी ज़रूर रखा जाएगा। राजस्थान आप तीनों राज्यों में देखें सौरभ, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के लिए सबसे डिफिकल्ट प्रदेश है, क्योंकि मसला सिर्फ मुख्यमंत्री के चयन का नहीं है, मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस का भी है। अच्छा। और मुख्यमंत्री के परफॉर्मेंस के साथ बाकी धड़ों को संभालने का एक और देखिए, बड़ा बयान शिवराज सिंह चौहान का आया, उनसे पूछा कि आप दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में जाकर आप क्या मांगना चाहेंगे अपने लिए। उन्होंने इसका जो जवाब दिया वो आपको हम दिखाना चाहते हैं। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं, अपने लिए मांगने से बेहतर मुझे मरना पसंद है। शिवराज सिंह चौहान का ये जो बयान है आपको हम जरूर दिखाएंगे। शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं दिल्ली जाने के सवाल पर, दिल्ली जाकर कुछ मांगना मुझे पसंद नहीं है, अपने लिए मांगने से बेहतर मरना पसंद है। एमपी में हूं, एमपी में रहूंगा और लाडली के बाद अब बहनों को लखपति बनाने की योजना पर मैं काम करता रहूंगा।
शिवराज सिंह चौहान वैसे ऐसे स्टेटमेंट्स देने के लिए जाने नहीं जाते हैं, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं मांगूंगा कुछ नहीं, मर जाऊंगा लेकिन अपने लिए कुछ मांगूंगा नहीं, एमपी में हूँ, एमपी में रहूंगा। क्या आप समझ में आया हर्षवर्धन जी? नहीं, मुझे लगता है कि ये थोड़ा भावावेश में दिया गया बयान है। आप लाडली बहना या लखपति या कोई भी कार्यक्रम कैसे कर पाएंगे एक विधायक के तौर पर? एक विधायक क्या कर सकता है? अपनी विधायक निधि खर्च करने के लिए भी उसे वित्त मंत्री का चेहरा देखना पड़ता है। विभागों की योजनाएं पूरी हो जाएं उसके लिए भी उसे विभाग के जो मंत्री होते हैं उनका चेहरा देखना पड़ता है। मुझे लगता है ये थोड़ा भावावेश में, कभी कभी आदमी चार्ज अप हो जाता है, भावुक भी रहता है। उनके हाथ से बहुत बड़ी चीज छीनी हुई है, बहुत कुछ उन्होंने किया है ऐसा उनको लगता है, दूसरों को भी लगता है। मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ सोच रही है। उसमें ऐसे भावनात्मक बयान ऐसे, और वो भी कहीं दूसरी तरफ जाते हुए, वो बहुत ये बड़ा अच्छे से लोडेड नहीं लिए जाएंगे, स्टेटमेंट उससे है बचना कि चाहिए। लाडली बहना के बाद लखपति बनाने की योजना पर काम करूंगा। शिवराज जी क्या काम करेंगे इसमें अब? देखिए शिवराज, मुझे लगता है कि अगर शिवराज सिंह जी इस तरह का बयान दे रहे हैं कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा, प्रदेश में काम करूंगा, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है? 19 सीटें लोकसभा की जितनी, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि 19 की 19 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री मोदी को मुझे देना है। छिंदवाड़ा वो होके आए थे। तो क्या इस बात की संभावना है कि वो प्रदेश के इतने बड़े नेता जो 18 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए कि 29 की 29 सीटें आप जीतिए, उसके बाद दिल्ली में आपकी भूमिका तय होगी? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बात तो क्लियर है कि वो ये चाह रहे हैं कि मेरी जो भी भूमिका हो एमपी के अंदर हो। बिल्कुल मुझे लग रहा है, और वो एक कोशिश, मतलब हो सकता है कि उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए, कोई बीडी शर्मा का कार्यकाल खत्म होगा, लेकिन मुझे इसकी संभावना कम लगती है कि शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आपको आरती जी ऐसा तो नहीं, ऐसा भी लग रहा है कि वो स्वीकार नहीं कर पाए ये जो बदलाव हुआ है अभी भी देख रहे हैं कहीं कोई और सिक्का ऐसा चल जाए, मेरा नंबर फिर से लग जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह चौहान उस तरह के व्यक्ति है कि वो ऐसी राजनीति करेंगे इस ऐसे मुद्दों पे। जिस तरह से उन्होंने ओवरऑल हैंडओवर किया है, अब मुझे नहीं लगता है कि वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ना ही वो प्राइम मिनिस्टर के लिए, ना ही वो संगठन के लिए, ना ही पार्टी के लिए। मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे और पूरी तरह से वो जी जान लगा देंगे मध्य प्रदेश 2024 जीतने के लिए। अब हाँ, ये भी हो सकता है कि अच्छा, एक बार आरती जी सुनी लेते हैं, उनका स्टेटमेंट आ गया हमारे पास। सुनिए जरा शिवराज सिंह चौहान क्या कह रहे हैं दिल्ली जाने के सवाल पर। मैंने उस दिन, जब आपको ध्यान होगा, जो संदर्भ था वो ये था कि बाकी दिल्ली में है, आप दिल्ली जाएंगे क्या? एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है, इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। सुना आपने शिवराज सिंह चौहान, फिर कह रहे हैं वो दिल्ली नहीं जाऊंगा। पहले भी कुछ दिनों पहले कहा था उन्होंने, और कह रहे हैं अपने लिए कुछ मांगने से बेहतर मैं मरना पसंद करूंगा। अब शिवराज सिंह चौहान का